हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। अभी जो झारखंड बोर्ड का टर्म 1 एग्जाम होने वाला है, उसमें जो जैक बोर्ड द्वारा 5 सेट दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का, तो उसमें हम लोग मैथ का जो सेट 1 है ना, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम लोग सेट 1 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय x प्लस 2y इक्वल टू 8 द डोमेन ऑफ r इज, यानी कि आपको डोमेन बोल रहा है r का फाइंड करने के लिए। जो भी रिलेशन है उस रिलेशन का आपको डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। और आपको ये भी दे के रखा है कि जो r है ना वो n को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि n मीन्स क्या, तो नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले y इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, सोच के देखिए, y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस एक्स बाई 2, होगा कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आखिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x पे और y का वैल्यू निकालेंगे, और ऐसा x का वैल्यू रखेंगे जो नेचुरल नंबर हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन खुद दे के रखा था कि जो r है आपको वो क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। तो चलिए हम लोग x पे ऐसा नेचुरल नंबर रखेंगे कि y हम लोगों को मिले, और वो भी क्या मिले बताइए, वो भी हम लोगों को मिले नेचुरल नंबर ही। तो देखिए नेचुरल नंबर तो दुनिया में बहुत सारा है, तो लिख के लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, ठीक, अप टू डॉट डॉट डॉट। अभी तो बहुत दूर तक जाना है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 1 को लेके देखते हैं स्टूडेंट्स। आप x के जगह पे जैसे ही 1 लेते हैं, पुट करते हैं 1 को, तो y इक्वल टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7/2। ये 1 यहाँ पे कंडीशन में, इस कंडीशन में 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए y का वैल्यू 7/2 हो गया, और 7/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो 1 को नहीं लेंगे। 2 को आप जैसे ही रखते हैं x के जगह पे, तो देखिए 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू 8 माइनस 2 जैसे ही करते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 यानी कि 3 होगा ना। तो हम लोगों का 2 आएगा, जो हम लोग का सेट होगा, जो रिलेशन होगा, उसमें जो रिलेशन का जो डोमेन होगा वो 2 होगा। आप जैसे यहाँ पे 3 पुट करते हैं ना, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5/2, तो 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 5/2 क्या है, हम लोगों का नेचुरल नंबर नहीं है। और जैसे ही 4 रखते हैं तो 4 फिर हो जाए, क्योंकि 8 माइनस 4 कीजिएगा, यहाँ पे 4 रखिए, तो 8 माइनस 4 तो क्या मिलेगा 4, और 4/2 तो क्या मिलेगा 2, यानी कि 4 भी होगा। इस तरह करते हुए स्टूडेंट्स आप 6 पे भी जा सकते हैं। देखिए 8 माइनस 6 कीजिएगा तो 2 और 2/2 मिलकर के 1, जो कि नेचुरल नंबर है। 7 नहीं आएगा, और आप जैसे ही 8 को रखते हैं ना, तो 8 माइनस 8 मिलकर के 0, और 0/2 तो 0, और हम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता, इसलिए हम लोग 8 को नहीं लेंगे। तो जो हम लोगों का जो रिलेशन का डोमेन बना वो क्या क्या बना, 2 4 6, और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी हम आपको बस इसका आंसर बता देते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो बी होगा, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो एफ इनवर्स फाइंड करना, ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ फाइंड करना। तो चलिए इनवर्स ऑफ एफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया वो क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है क्या, तो 4x बाय 3x प्लस 4। तो देखिए जब भी कभी आपको f का इनवर्स वाले फाइंड करने के लिए ना, तो इस एफ एक्स को आप y मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। अब आप एफ एक्स के जगह पे y को पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4x बाय 3x प्लस 4। यहाँ से आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3xy प्लस का 4y इक्वल टू 4x हो जाएगा। और हमको यहाँ से वैल्यू किसका फाइंड करना, तो x का, ठीक है। x का वैल्यू के लिए हम इस 3xy को उधर यदि भेज दें, तो क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 4x माइनस का 3xy। और यहाँ से यदि हम लोग x को निकाल लें स्टूडेंट्स, तो x बराबर हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोगों के पास देखिए 4y इक्वल टू, यहाँ से यदि आप x को कॉमन करते हैं तो 4 माइनस का 3y, और यहाँ पे x हो जाएगा। अब हमको यहाँ से फाइंड क्या करना है, x, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4y बाय 4 माइनस 3y, और यही आपका हो गया f का इनवर्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये कितना दिया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है।
जब भी कभी आपको बोले कि आप एफ इनवर्स फाइंड कीजिए तो आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले जो एफ एक्स है ना उसको वाई मान लीजिए और फिर यहाँ पे रखिए और बस वैल्यू किसका फाइंड कर देना, तो एक्स का, वो आपका किसका वैल्यू हो जाता है, एफ इनवर्स का। ठीक है, और क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे आपको रिलेशन फंक्शन, तो उस वक्त ये सारी चीज़ पे हम बात किए थे कि कैसे ये सब क्या होता है, इसका सारा कंसेप्ट। ठीक है, बस अभी हम लोग का मेन मोटो यहाँ पर क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है देखिए, ये आपका 4y/4 - 3y। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, और ये जो आपका 4 भी है इसको भी हम आज वीडियो का लास्ट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखना है, बाद में सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखिए 5 नंबर 4 नंबर ये सारा क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे। ठीक, नंबर 6 में हम लोगों को बोला है कि आप f1 का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए यदि आपके पास fx इक्वल टू हम लोग को x - 1/x+1 दे दिया और बोला कि f1 का वैल्यू फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। तो स्टूडेंट सोचिए f1 यानी कि x के जगह पे हमको 1 रखने बोल रहा है, तो यदि LHS साइड में हम x के जगह पर 1 रखे तो RHS साइड में भी x के जगह पे 1 पुट करना होगा, यानी कि f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - 1/1+1 मिलकर के 0। और ये ऑप्शन नंबर कितना है देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर आपको सी दिया है, सी नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है सब में स्टूडेंट्स? यदि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे परेशानी हो और यदि आप देवघर साइड से हैं, यदि आप देवघर में क्लास करते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप SRD क्लासेस में मैथ का सारा सॉल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमसे आके वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप कहीं दूर से हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप वहाँ से हमको चैट कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत हो आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को ये दे दिया कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, यानी कि आपको यहाँ पे इसका साइन इनवर्स x का हम लोगों को क्या बताना है स्टूडेंट, तो रेंज बताना है। और जब हम क्लास में आप लोगों को बता रहे थे उस वक्त हम बोले थे, इसलिए हम बोल रहे थे कि अब इस बार जैसे कि देखिए अभी क्या होता है ना, पहले बस वैसे जो 6 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स 4 मार्क्स का, तो एक टाइप का क्वेश्चन देखते थे, उस बेसिस पर हम लोग का क्वेश्चन बनता था और एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आता था। लेकिन अब जो ये टर्म टू टर्म और 1 किया है ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होता है, जिसके कारण आपका जो कंसेप्चुअल चीज़ होता है कि सारे कंसेप्ट को भी आप अच्छे से पकड़ पाते हैं और यहाँ से आप कंसेप्ट को भी सीख पाते हैं। ठीक है, अब मैथ में आप सही नंबर ला पाइएगा। ठीक, उस तरह क्या होता था कि बस टाइप वाइज याद रख लेते थे और क्वेश्चन सॉल्व होता था, तो उसमें उतना मजा नहीं आता था। इसलिए हम पहले से ही टर्म 1 टर्म 2 आने से पहले ही हम सारे चीज का क्या बता रहे थे, तो कंसेप्ट। और उस वक्त हम आपको ये भी बोले थे, वैसे भी ये तो बिहार बोर्ड सब में हमेशा आते रहता था और झारखंड बोर्ड में भी आपका ऑब्जेक्टिव में ये 1 मार्क्स का ज्यादातर केसेस में पूछते रहता है। ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स है, आप इसका हमको रेंज बताइए क्या होगा। तो हम आपको बोले थे साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है बाबू वो क्या होता है, -π/2 से लेकर के कहाँ तक, तो प्लस का π/2 तक। तो ये हो गया, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया है सी, और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसी में अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग को दे दिया कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स -1 का हमको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा देखिए, हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे कि tan के अंदर माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला -tan थीटा होता था, और tan इनवर्स माइनस थीटा तो भी फॉर्मूला किसके बराबर स्टूडेंट, तो tan इनवर्स माइनस थीटा, तो -tan इनवर्स थीटा, वही माइनस को बाहर कर देते थे। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स थीटा, और थीटा की जगह पे क्या 1 है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, हम बोल रहे थे कि tan इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू होगा तो आपको ये बताना कि tan पर वो कितना डिग्री में वैल्यू आता है, यानी कि tan इनवर्स 1, इसका मतलब ये हो गया कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, यानी कि माइनस का π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स इसी में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका RS अग्रवाल का 5B एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन तो हम बोर्ड में भी बताए थे क्लासरूम में। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं क्या है क्वेश्चन 9 नंबर। यही क्वेश्चन हम हिंट भी किए थे और देखिए आपको सेट में भी मिल गया। cos इनवर्स cos 13π
cos 13π/6। हम स्टूडेंट्स आपको पहचानने का तरीका बताए थे कि जब भी कभी आपको cos इनवर्स cos मिले तो कटा देंगे और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। लेकिन ये बात कब बोले थे? जब आपको ऊपर वाला वैल्यू बड़ा और नीचे वाला वैल्यू छोटा मिले तब बोले थे। लेकिन जब फ्रैक्शन में आपको ऊपर वाला ही वैल्यू बड़ा और नीचे वाला छोटा दिख जाए तो उस वक्त आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करके फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये cos इनवर्स cos इस तरह कटा करके 13π/6 नहीं लिखेंगे, और ये शायद आपको ऑप्शन में भी दिया होगा 13π/6, ठीक है। देखिए तो ये दिया है क्या? हाँ देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही दे दिया आपको फंसाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको फंसना नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ऊपर 13 और नीचे 6 है, यानी कि हम लोग अभी इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब भी कभी आपको माइंड में ये बात को अच्छे से रखना है कि जब भी कभी ऊपर का वैल्यू बड़ा और नीचे का वैल्यू छोटा हो तो नीचे वाला से हम लोग उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आप जैसे इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो देखिए cos इनवर्स cos, आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2π + π/6। सोच के देखिए ना, 6π मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऐड कीजिएगा तो 13π/6 ही होगा। अब आप यहाँ से देखिए ना cos 2θ मतलब cos 360 डिग्री, ये कितना हो गया? 2π मीन्स कितना हुआ? 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। तो cos 2π + θ ये कहाँ पे आपका चल जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, और 2π आपका कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि cos θ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? cos 2π + θ का फॉर्मूला तो cos θ ही होगा, और θ के जगह पे आपके पास क्या लिखा हुआ? π/6। अब हम लोग दोनों को हटा देंगे तो आपके पास आंसर इसका फाइनली π/6 हो गया। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? तो बी नंबर ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 10 ये दे के रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया sin tan इनवर्स x, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा sin tan इनवर्स x का वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन पे हम आपको बोले थे कि यदि sin इनवर्स x हो कट जाएगा, tan इनवर्स x हो कट जाएगा, ये सब तो सारा मतलब फॉर्मूला था छोटा छोटा। अब स्टूडेंट्स हम आपको ये भी बताए थे, और ये आपका सी एक्सरसाइज यानी कि 5 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। क्या दिया? sin tan इनवर्स x, ठीक है। हम आपको बोले थे कि जब अंदर आपको कुछ अलग चीज मिल जाए तो उसको हम लोग वहाँ पे थीटा लेट करते हैं। और अब सारा कंसेप्ट यहाँ पे कितना बताए? यहाँ तो बस हम लोग को ऑब्जेक्टिव व्यू से इसको पढ़ना है। तो चलिए tan इनवर्स x को हम लोग थीटा मानते हैं, आपको जो मन करे आप वो मान सकते हैं। हमको थीटा मन किया तो हम थीटा इसको लेट कर लिए। स्टूडेंट्स यहाँ से यदि हम लोग x बराबर निकाले तो tan थीटा हो जाएगा, और हम सबको पता है कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला p/b, यानी कि यहाँ से p का वैल्यू x हो गया और b का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा लिए p/b का, ठीक है। और 10 का फॉर्मूला है p/b, tan थीटा बराबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? तो h का वैल्यू यदि फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? तो p² + b² यानी कि x² और प्लस का 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप tan इनवर्स x को थीटा माने, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया? sin थीटा, और sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है? p/h। तो sin थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? p के जगह पे x है तो x करेंगे, और h का वैल्यू भी हम लोग का आ गया क्या? तो √× x² + 1। और स्टूडेंट्स आप सबको पता होना चाहिए कि थीटा बराबर हम लोग tan इनवर्स x माने तो थीटा की जगह पे हम लोग थीटा की यदि वैल्यू रख दे तो sin tan इनवर्स x इक्वल टू x/√× x² + 1 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका कितना में दिया हुआ है? देखिए तो x² + 1, ये आपको ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन में थोड़ा भी परेशानी हो तो जरूर आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए ये क्या दे दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को ये दिया कि a = aij, और आपको इसका ऑर्डर दे दिया m/n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपको बोला कि इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज फाइंड करके बताइए। तो देखिए बच्चों आपको हम क्या बोले थे, मान लीजिए आपको एक दे दिया, क्या दे दिया? तो मैट्रिक्स क्या दिया है? वो aij, ठीक है, aij, और इसका ऑर्डर आपको m/n दे दिया, ठीक। और बोला अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करके दिखाइए, यानी कि a' और इसी को हम लोग a का पावर t भी बोलते थे, मतलब atb। तो आप किसी चीज से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। at बोलिए, इसका मतलब वही होता है कि a का ट्रांसपोज, या फिर आप इसी को a' बोलिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए कि यदि हम किसी भी चीज का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, किसी भी चीज का क्या मतलब मैट्रिक्स का ही करेंगे। यदि हम लोग कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उसमें होता क्या था? जो आपका रो 1 होता है वो कॉलम 1 में चेंज हो जाता है, यही ना होता था? रो 1 कॉलम 1 में चेंज, तो कॉलम 1 तो रो 1 में चेंज होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से ये हुआ कि ये रो और ये आई किसको बताता? रो को, और जे किसको बताता? कॉलम को। यदि हम लोग इसका ट्रांसपोज करें, इसका मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? a, j और i, और साथ ही साथ यहाँ पे जो m/n ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/m, इसको n इंटू एम नहीं पढ़िए, इसको n/m बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था और 11 के ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है सी, तो ये सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये दे दिया है कि इफ 2x + y, मतलब दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिया है और हम आपको बोले थे कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हो, इसका मतलब ये होता है कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो चलिए दोनों मैट्रिक्स को लिखते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके हम लोग वहां से x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जो मैट्रिक्स दिया वो क्या दिया है, 2x + y, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + y, और फिर यहाँ पे क्या दिया 4x है, चलिए लिख लिए 4x, फिर 5x - 7, चलिए 5x - 7, और फिर यहाँ पे क्या दिया 4x, ठीक। तो चलिए फिर इसको इक्वल कर दिया, किस मैट्रिक्स के है, तो 7, और फिर है नीचे आपका y ना 7y, और फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ ना 7y - 3 और x + 6, 7y - 3 और x + 6। तो स्टूडेंट्स आप सोचिए दो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। इसका मतलब 2x + y = क्या हो गया 7 हो गया, यहाँ पे लिखिए 2x + y = 7, और यहाँ पे देखिए 5x - 7 = क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक। 5x - 7 = y, तो हम लोग इसको 5x - y = 7 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पे सॉल्व करते देखिए, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग, आपको इतना लिखना नहीं है, बस आप रफ में, ऑब्जेक्टिव का है आपको तो वहाँ गोल गोल करना होगा, तो बस आप रफ में थोड़ा स्पीड में करके, इतना लिखना थोड़ी है आपको, 4 नंबर का ये क्वेश्चन थोड़ी देगा 1 नंबर के लिए, बस आपको आंसर वहाँ पे किसी तरह लाना है, ठीक है। तो आपको जैसे मन करे कर लीजिए, थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, ठीक। चलिए हम लोग दोनों को सॉल्व करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है 2x + y = 7 और 5x - का y = 7, दोनों इक्वेशन को ऐड करते तो यहाँ पे कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7x = 14, तो x = 2 हो जाएगा। अब हमको y का वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं, तो 2 × 2 + y = 7, यहाँ से y = क्या गया 3, यानी कि 2 और 3 आया हम लोग का वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दिया है, तो आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया और बोला अब इसका ए स्क्वायर फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो मैट्रिक्स दिया हुआ ए = क्या दे दिया है, तो ए = हम लोग को दिया 0 1 0 1 और 1 और 0, ठीक है। और बोला ए स्क्वायर फाइंड करके बताइए कि क्या होगा, ए स्क्वायर = वाट। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर को यदि हम लोग ए × ए लिखे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। अब सोचिए स्टूडेंट्स ए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है 0 है 1 है 1 है 0 है, लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे भी ए मैट्रिक्स आपका क्या है 0 है 1 है और 1 है और 0 है। हम बोले थे कि यदि दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होगा और जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा सोचिए ये जो मैट्रिक्स आपका किस ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का, ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का। अच्छा सॉरी हम क्या बोले कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका रो, ठीक है। रो नहीं, फर्स्ट का रो नहीं, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये दोनों यदि वैल्यू सेम हो गया तो इस ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ से तुम लोग को ये समझ में आया कि 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स करेंगे, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होता है A11 A12 A21 और A22 होता है ना, तो इस चीज़ का यूज करते। चलिए स्टूडेंट्स A11 यानी कि इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 मल्टीप्लाई करके 0 फिर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 1 करेंगे तो 0 ही होगा, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 × 0 करेंगे तो 0 ही होना है। अब देखिए मतलब A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 0 कीजिएगा तो 0, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, अच्छा A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 हो गया, और यहाँ पे भी क्या होगा तो 0 होगा, क्योंकि 0 × 1 तो 0। फिर देखिए 2 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × 1 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका जो ए स्क्वायर निकला स्टूडेंट्स वो क्या निकला 1 0 और फिर 0 1, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, मतलब सेम यही चीज़ आ गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया है ए, ये आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कहा है,
क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दे दिया है और बोला ये मैट्रिक्स आप हमको बताइए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नन ऑफ दिस, मतलब तीनों में से कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होगा। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ठीक है। जो आपको मैट्रिक्स दिया है स्टूडेंट्स वो क्या दिया है, तो 1 0 0 और फिर दिया 0 2 0, ठीक है, 0 2 0 और फिर यहाँ पे तीनों जगह क्या है, तो 0 ही है शायद, हाँ यही है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि आपका किस टाइप का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक या फिर कुछ नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बोले थे यदि कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा बाबू, 1 1 1 होगा तीनों। यही ना बोले थे कि यदि कोई मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो तीनों मतलब जो आपका डायगोनल एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए, तो 1 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं है। अब हम लोग सीखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों आपको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट दिए थे, यदि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद रिटर्न फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फिर से एक बार सुनिए क्या बोले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद रिटर्न आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। आप ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है, यदि ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ए ट्रांसपोज करना मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो फर्स्ट रो क्या ये है, इसको फर्स्ट कॉलम बनाइए 1 0 0, सेकंड रो ये है तो सेकंड कॉलम बनाइए 0 2 0, थर्ड रो ये है इसको थर्ड कॉलम बनाइए 0 0 0। आप रिटर्न देखिए ना, फिर से यही मैट्रिक्स आपको मिल गया। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर यदि ए मिल जाए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर यदि वही मैट्रिक्स मिले ए, तो वो हम लोग का क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये आपका सिमेट्रिक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो गया। चलिए स्टूडेंट्स इसी में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को ए बी का डैश फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ए भी फाइंड करना है फिर उसका डैश भी फाइंड करना है। तो चलिए ए मैट्रिक्स जो दिया उसको एक बार हम लोग लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या दिया है स्टूडेंट, तो 1 -4 और 3, और जो बी मैट्रिक्स दिया है ना एंड बी, आपको बी मैट्रिक्स दे दिया है -1 2 1, -1 2 और 1। स्टूडेंट सबसे पहले अब यदि आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, मतलब दो मैट्रिक्स को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसका ऑर्डर देखना है, ठीक है। तब आपके लिए ना बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई आप गलत कर जाइएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर देखते हैं, किस ऑर्डर का है, तो 3/3 का नहीं है, ये आपका 3 रो है इसमें, तो 3/1 का है। और ये आपका किस रो, 1 रो है और 3 कॉलम है। देखिए 1 रो 1 2 3 कॉलम, यहाँ पे तो एक रो है, मतलब एक कॉलम है लेकिन इसमें 3 रो है, ठीक है। हम क्या बोले कि सेकंड वाला का कॉलम मतलब फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसका कॉलम, ठीक है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका रो, दोनों क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। और देखिए दोनों सेम है भी 1 1, तो हम लोगों का जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, इस ऑर्डर का, यहाँ पे जो बनेगा इस ऑर्डर का, तो 3/3 का। स्टूडेंट देखिए आप पहले 3/3 का ना जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स का पहले वो लिख लीजिए, ठीक है, वो कैसे होता है उसको सीखिए पहले, ठीक है। यदि 3/3 का मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पे A31 A32 फिर A33। ये चीज़ हम लोग का होगा जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसका, तो 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, ठीक है। अब स्टूडेंट चलिए हम लोग इसको यहाँ से तो ये पता चल गया कि ये दोनों ए बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 का बनेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं ए बी यहाँ से। सबसे पहला क्या स्टूडेंट्स, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 ही होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। फिर A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 करेंगे तो 2 ही होगा। फिर A13 यानी कि 1 होगा। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि -4 और -1 तो +4 हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, -8 होगा। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 होगा। फिर देखिए यहाँ पे थर्ड रो, तो थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। हमको ए बी तो मिल गया लेकिन इसका बोला ट्रांसपोज भी फाइंड करके बताइए। तो स्टूडेंट्स अभी तुरंत हम आपको बताएं कि यदि आप कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो ये है, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, -1 2 1 होगा। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, 4 -8 और -4 हो जाएगा। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, -3 6 और 3 हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर कितना दिया है स्टूडेंट? तो ये आपको ऑप्शन नंबर देखिए 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 15 का। चलिए इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे के रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है हम लोगों को दे दिया है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट का cos थीटा sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया cos थीटा, फिर दिया sin थीटा, यहाँ पे दे दिया माइनस का sin थीटा और यहाँ पे दिया cos थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो मिल करके प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है? तो सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी नंबर राइट ऑप्शन है। चलिए इसी तरह करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना वो क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों को ये कह रहा है कि जो आपके पास यहाँ पे 2 गो डिटर्मिनेंट है और दोनों आपका इक्वल है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो आप x का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन इस बार नहीं लिखे हैं, वैसे भी आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपको ऑप्शन नंबर कितना है? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का। स्टूडेंट्स इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या लिखा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, यानी कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेंट जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? तो हाँ ये बात सही है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 18 का ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार स्टूडेंट्स 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? तो आपको ए दे दिया है एक मैट्रिक्स का फॉर्म, लेकिन आपको इसका डिटर्मिनेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको क्या बोले थे? यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लिखना, बस उसका डंडा को सीधा कर देना है। और मैट्रिक्स में डंडा थोड़ा इस तरह घुमा हुआ रहता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ए बराबर इसको हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का ये फॉर्म लिख लेते हैं। क्या दिया? तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस 1, 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे -1, ये ना दिया हुआ है। हाँ फिर साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 1 और माइनस का साइन थीटा। फिर स्टूडेंट्स इधर भी हम लोगों को कुछ दिया है, 1 साइन थीटा 1 दिया है, 1 साइन थीटा और 1। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? तो चलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में आपको बताए थे कि हम लोग कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करके जोड़ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस कॉलम 1 में हम लोग ऐड करते हैं किसको? कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 0 0 1 का फॉर्म मिलेगा इसलिए, ठीक। देखिए यहाँ पे 1 1 को ऐड कीजिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा और ये 1 का 1 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा स्टूडेंट 0 होगा और ये तो 1 का 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों को आप जैसे ऐड करते तो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और 1। आप देखिए यहाँ से 2 आपका कॉमन हो रहा था, अब जैसे ही 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 1 0 0 साइन थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे 1 साइन थीटा और फिर दिया है 1। अब इसमें देखिए 0 0 1 मिला, कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोग का ना यहाँ पे कंडीशन देके रखा था कि जो थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के 2 पाई तक है, ठीक है। तो देखिए 0 से 2 पाई यानी कि सबसे कम वैल्यू यहाँ कहाँ तक गया है? 0। तो यदि हम लोग यहाँ पे 0 को पुट करें तो देखिए 2 1 प्लस साइन स्क्वायर 0, ठीक है। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 0। साइन 0 का वैल्यू तो साइन स्क्वायर 0 का भी वैल्यू 0 और 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। 1 × 2 करेंगे तो कितना होगा? 2। अब स्टूडेंट देखिए कहाँ तक बोला था, सबसे कम तो हम लोग का 0 मतलब 2 आएगा, ठीक है। यदि एकदम मिनिमम वैल्यू देखे इस फॉर्म में कि यदि आपको थीटा का वैल्यू दे दिया हो कहाँ तक? तो 0 से लेकर के 2 पाई तक, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोगों के पास 2 आएगा। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपका 2 पाई तक जाएगा, तो चलिए उसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक वैल्यू कौन सा ले लें? तो आपको जो मन करे, चलिए π/2 ही ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आप यदि यहाँ पे थीटा की जगह पे π/2 लेते हैं तो आपके पास क्या होगा? 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर π/2। बताइए ना, साइन 90 का वैल्यू 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 1 ही होगा। 1 + 1 मिल करके 2 और 2 × 2 कितना हो गया? 4। यानी कि ये जो हम लोग का डिटर्मिनेंट आया कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो बिलोंग्स ये करेगा आपका 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो यानी कि DET शॉर्ट फॉर्म है इसका, A = कहाँ से कहाँ तक? तो 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दे के रखा है?
क्वेश्चन नंबर 20 ये दे दिया कि आपके पास कोई 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपको बताना इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हम एक फॉर्मूला बताते हैं कि जब भी कभी आपको कोई मैट्रिक्स दे दे और उसका बोले कि एडजॉइंट ए बताइए उस मैट्रिक्स का, तो क्या होता है समझिए इसको यहाँ पे, ठीक है, इस जगह बना देते हैं। देखिए क्या दिया है उस चीज़ को सीखना है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को दे दिया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर का। जब भी कभी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बोले फाइंड करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। ये आपका n क्या है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट 3-1, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया आपको दे दिया कि fx इक्वल टू मॉड x-1, और x जो है आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। fx इक्वल टू आपको दे दिया मॉड x-1, और x जो है किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, तो रियल नंबर को। अब आपको बोला है कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, या फिर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, या फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। अब बोलिए सर क्यों, हम आप लोगों को बताए थे कि ये आपका जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है ना, वो एवरीवेयर यानी कि हर जगह पर वो क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये कंटिन्यूअस का एवरीवेयर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो चलिए 23 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अच्छा सॉरी, फर्स्ट नंबर नहीं, मतलब जो 23 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को ये बोला कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स रूट है, सॉरी कॉस रूट एक्स, ठीक है। कॉस रूट एक्स का हम लोग को डेरिवेटिव देखना है, तो इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल से बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कॉस रूट एक्स है, यदि कॉस एक्स होता तो फॉर्मूला लगाते हैं, रूट एक्स यानी कि चेन रूल लगाएंगे, और तरीका बताए थे क्यों लगाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए dy/dx इक्वल टू कॉस का क्या होता है माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का फिर क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 24 दिया है ये क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x², ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x²। हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स ये तो आपका 10D का है, डिफरेंशिएशन में 10D एक्सरसाइज का है। ये हम आपको बताए थे कि जब भी कभी आपको 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x² दिखे तो आप x बराबर क्या लेट कीजिएगा, tan थीटा लेट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या, tan थीटा। अब स्टूडेंट्स आप जैसे ही x बराबर tan थीटा लेट करते हैं तो x की जगह पे हम लोग tan थीटा को पुट कर देंगे, यानी कि जो y इक्वल टू आएगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। और 11 से हम आपको एक फॉर्मूला याद करा रहे थे कि 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला आता है, cos 2 थीटा का। तो हम लोग यहाँ पे cos 2 थीटा लिखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। और स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि यदि cos 2 थीटा हो इसको हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो cos 2 थीटा को डायरेक्ट थीटा बोलिए। अब cos थीटा को साइन थीटा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे 2 थीटा को हम पूरा को थीटा करें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा π/2 माइनस का 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, यानी कि y इक्वल टू π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स x। और जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो dy/dx इक्वल टू π/2 का तो 0 हो जाएगा, -2/1 + x² हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, और ये आपका फाइनल आंसर भी हो गया जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 25 नंबर में आपको y इक्वल टू दे दिया log x, और आपको बोला कि अब हमको इसका d2y/dx, अच्छा खाली dy/dx फाइंड करके दिखाइए। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx। अच्छा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x की जगह पे log x है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1/x log x इसका फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दे दिया इफ x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, तो आप फाइंड करके दिखाइए dy बाई dx क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में x इक्वल टू a cos थीटा दिया है, a cos थीटा, और y इक्वल टू आपको क्या दे दिया, b cos थीटा। चलिए लिख लीजिए इस चीज को b cos थीटा। आप इसको जो है सो डिफ्रेंसिएशन कर दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए y इक्वल टू आपको क्या दे दिया, तो a साइन थीटा, अच्छा b cos थीटा, ठीक है। इस चीज को हम लोग लिख b cos थीटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा, माइनस का a और साइन थीटा। अब इसको जैसे ही डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस का b और साइन थीटा। हमको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, dy बाई dx। तो बताइए dy बाई dx के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा करेंगे। अब सोचिए स्टूडेंट dy बाई डी थीटा का वैल्यू अभी आप तुरंत निकाल दिए हैं, माइनस है साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का भी आप वैल्यू निकाल दिए हैं, ठीक है। दोनों टर्म कटा, माइनस से माइनस कटा, तो इसका आंसर क्या हो गया, a बाई बी। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 26 था, जो कि आपका a बाई बी, इसका ऑप्शन नंबर a राइट होगा। बताइए स्टूडेंट्स यदि आपको कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन में दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 27 भी समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 ये दे दिया कि आपको y बराबर log x, ठीक है, और बोला आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करके दिखाइए क्या होगा। y इक्वल टू दे दिया है log x और इसका d2y बाई डी एक्स मतलब कि बोला है कि सेकेंड डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे वही, एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला है जी 1 बाई एक्स, फिर से इसका आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, u बटे v का फॉर्मूला लगाए -1 बाई एक्स स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे हम आपको बताए थे कि जब भी कभी 1 बाई एक्स मिले तो इसका डिफ्रेंसिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, और हम इसका प्रूफ भी आपको करके दिखाए थे, किससे, तो u बाई v का फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कितना है, देखिए -1 बाई एक्स स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स को हम लोग u मान लेते हैं, ठीक है। u बराबर हम लोग मान लेते हैं साइन एक्स, और जो v बराबर इसको हम लोग मान लेते हैं कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से du मतलब इसका क्या हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि हम लोग को du बाई डी वी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, du बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करें तो dv बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। हमको चाहिए क्या स्टूडेंट, du बाई डी वी, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स करेंगे, और बताइए ना du बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, कॉस एक्स है, और dv बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, माइनस का साइन एक्स है, और दोनों मिल करके क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स, और ये ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया, माइनस का कॉट एक्स, तो डी नंबर, ये आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दे दिया y इक्वल टू एक्स का पावर x, और बोला कि अब इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करके दिखाइए कि क्या होगा। तो लिखते हैं x का पावर x, क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, फंक्शन का पावर फंक्शन। हम आपको बोले थे कि यदि डेरिवेटिव में आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे। तो चलिए वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि दोनों ओर लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 बाई वाई, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ से u इंटू भी लगेगा, तो क्या u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन, ये x से x कटा, ये y इधर आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो x का पावर x 1 प्लस लॉग x, और ये ऑप्शन नंबर आपको कितना दिया हुआ है, देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर दे दिया है, अच्छा ये कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 29, ठीक है। 29 में आपको ऑप्शन नंबर ये बी दिख रहा है, तो ये इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। चलिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कितना इजी क्वेश्चन दिया डिफरेंशिएशन का। बोला है ना कि x माइनस वाई इक्वल टू पाई है, x माइनस वाई इक्वल टू पाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बताइए, इसका 1 हो जाएगा, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
dy/dx का वैल्यू 1 हो गया। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया, सी नंबर, राइट हो गया इसका ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए इसी में स्टूडेंट्स आपको हम क्वेश्चन नंबर 31 समझाएंगे। चलिए यहाँ पे इधर समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको एक फंक्शन दे दिया स्टूडेंट्स और बोला है कि अब इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग f(x) इक्वल टू 3x² प्लस का 6x और प्लस का 8। ठीक है, चलिए 3x² प्लस का 6x और प्लस का 8 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि अब आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप जब भी कभी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग उसका डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं और फिर हम लोग वैल्यू इक्वेट करते हैं, मतलब वैल्यू फाइंड करते हैं कि इसका x का, और फिर हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशन में आपका क्या है। यदि उसका डबल डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन का यदि डबल डेरिवेटिव क्या हो, यदि ग्रेटर देन, चलिए अच्छा सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, आपको और मजा आएगा सीखने में। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f'(x) 6x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसका 6 हो जाएगा। हम क्या बोले कि यदि आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो f'(x) को हम लोग 0 के बराबर लेंगे, और f'(x) आपका क्या है, 6 कॉमन कर ले तो x + 1 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब x + 1 = 0। यहाँ से हम लोग के पास x बराबर -1 हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए x बराबर आपके पास यहाँ से क्या हो गया, -1 हो गया। आप ना फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक बार देखिए। तो फिर से डिफरेंशिएशन करने पर f'(x) इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 6x + 6 का डिफरेंशिएशन सिर्फ 6 होगा, और ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। और हम आपको बोले थे कि यदि कोई फंक्शन क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हम लोगों का वो मिनिमम वैल्यू है। यदि कोई फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या हो जाए तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि वो जो दिया हुआ फंक्शन था वो किस चीज़ का फंक्शन था, मिनिमम वैल्यू देगा। एक बार आप फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, यदि आप कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और यदि सेकंड डेरिवेटिव आपको ग्रेटर देन 0 मिल जाए, जैसे यहाँ देखिए ग्रेटर देन 0 मिला, इसका मतलब यहाँ पे 6 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ग्रेटर देन 0 माना होना मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव होना, और पॉजिटिव होना मीन्स क्या हो गया, यदि आपको f'(x) बराबर पॉजिटिव मिले, इसका मतलब ये हुआ कि वो मैक्सिमम नहीं, वो क्या मिनिमम वैल्यू है। और यहाँ पे हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे मैक्सिमम है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन बोला कि मैक्सिमम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि डू नॉट एग्जिस्ट। ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बोला है मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम होगा ही नहीं, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। चलिए इसी में स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 भी देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 में आपको इंटरवल बोला है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 को, तो स्पेस कम पड़ेगा। ठीक, इससे अच्छा क्या, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हाँ क्वेश्चन का ये जो वीडियो है ना, अपना सभी दोस्तों, यारों, मित्रों के पास शेयर करना है। जो भी आपके भाई बहन, रिलेटिव, यार, मित्र जो भी होंगे, यदि कोई पढ़ने वाले जो क्लास 12th में, तो उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके जो भी रिलेटिव या फिर दोस्त या फिर जो भी होंगे ना, सबको इससे बेनिफिट हो और सभी बच्चे अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाए। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे आपका 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया स्टूडेंट्स, आपको जो फंक्शन दिया है वो दे दिया x² - 2x। ठीक है, f(x) जो है वो आपको दे दिया x² - 2x, और बोला कि आप ये फंक्शन को डिक्रीजिंग में हमको पॉइंट बताइए, और उस पॉइंट का इंटरवल मतलब बताइए कि ये किस इंटरवल पर ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे तो f'(x) इक्वल टू x² का डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन -2। स्टूडेंट यहाँ से हम लोग f'(x) को क्या करेंगे तो 0 की इक्वल लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 2 कॉमन करे तो x - 1 = 0, मतलब कि x इक्वल टू हम लोगों के पास यहाँ पे 1 निकल गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोगों को देखना है x = 1, इसका मतलब एक तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पे आपका -∞, ये आपका +∞, पॉइंट यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, इस पॉइंट से आप कुछ कम रख के देखिए, 1 से कम। ठीक है, 1 से कम मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो जैसे आप यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही 0 रखते हैं तो वैल्यू आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आप 0 रखिएगा तो -2 हो जाएगा, तो वैल्यू आपको यहाँ पे निगेटिव मिला। ठीक है, कब, जब 1 से कम लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग को वही तो क्वेश्चन बोला था
क्या कि डिक्रीजिंग है, ठीक है, वो इंटरवल बताना जहाँ पे ये डिक्रीजिंग होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि निगेटिव होना मीन्स डिक्रीजिंग होना, यानी कि यहाँ पे एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या इस पॉइंट पे भी डिक्रीजिंग होगा। तो 1 को आप यहाँ पे जैसे ही रखते हैं तो भी ये आपका क्या होगा, आप जैसे यहाँ पे यदि 1 कर देते हैं स्टूडेंट तो इसका वैल्यू -2 यहाँ पे 1 रखिएगा तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा, और -2 मिलकर के क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि एफ डैश का वैल्यू 0 भी आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये 0 भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग तो है, ठीक है, डिक्रीजिंग है, लेकिन कहाँ पर है, तो -∞ से लेकर के 1 और इस दोनों के बीच में जितना रियल नंबर होगा सब में और 1 में भी, लेकिन -∞ को छोड़ करके, क्योंकि कभी भी हम लोग -∞ चाहे वो माइनस में या वो प्लस में हो, हम लोग उसके इंटरवल के अंदर नहीं लिखते हैं। तो इसको ओपन इंटरवल -∞ और ये क्लोज इंटरवल होगा। क्यों क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे 1 देखिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव था 0 दे रहा था इस पॉइंट पर, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर राइट कितना है, ए नंबर, और ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इस तरह क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में स्टूडेंट्स आपको बोला है कि स्लोप फाइंड करने के लिए एक टेंजेंट का, और हम बोले हैं कि स्लोप मतलब क्या होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। स्लोप मतलब होता है क्या, एम से इसको डिनोट करते हैं, इसी एम को हम लोग dy/dx बोलते हैं। तो जब भी कभी आपको कोई भी कर्व दे दे और बोले आप इसका हमको क्या दिखाइए, तो स्लोप फाइंड करके दिखाइए, इसका मतलब आपको वहाँ पे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, तो एक बार बस डेरिवेटिव फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे बोले बस उस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को, क्या y = ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है, 33 नंबर। देखिए y = हम लोग को जो कर्व दिया है स्टूडेंट वो क्या दिया है, x³ + 3x, ठीक है, x³ + 3x। कहाँ पर ये था, तो एट x = -1 पर बोला फाइंड करने के लिए, एट x = -1। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए ना, तो dy/dx dy/dx क्या हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और इसका 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए हमको dy/dx कहाँ पर फाइंड करना, तो -1 पर, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx एट x = क्या हो जाएगा, -1 होगा, यानी कि 3 -1 का स्क्वायर प्लस का 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 6। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है स्टूडेंट, तो सी नंबर ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 34 है ये आपको ये दे दिया है कि एक इंटरवल आपको, द इंटरवल इन विच y² मतलब y = x² और e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग, मतलब कि यहाँ पे भी आपको इंटरवल ही बताना है, ठीक है। कब, जब आपके पास फंक्शन दे दे y² मतलब y = x² × e⁻⁻x, लेकिन ये फंक्शन का जो इंटरवल होगा वो इंक्रीजिंग का बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, ठीक। तो जो 34 नंबर होगा वो क्या दिया है, y = x² और e⁻⁻x, ये चीज़ दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहला केस का हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। आप जैसे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते तो dy/dx = ये कांस्टेंट u × v है, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, लेकिन -x है तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, अब v कांस्टेंट हो गया और u का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं कि e⁻⁻x आपके पास हो रहा है कॉमन, तो dy/dx = e⁻⁻x को यदि आप कॉमन कर लेते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2x और माइनस का x²। यहाँ से यदि आप x को भी कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो ये हम लोगों के पास आया, ठीक है। अब हम लोग इस dy/dx को क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx = 0। अब जैसे ही 0 करते हैं मतलब कि x e⁻⁻x और 2 - x = 0। अब स्टूडेंट इसका इधर देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक, इसका मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x e⁻⁻x और 2 - x तीनों 0 के बराबर होगा, तो x = 0 हो गया, फिर e⁻⁻x = भी 0 हो गया और 2 - x = भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x = हम लोगों के पास 2 आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग को चेक ही नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना वो हमेशा आपका इंक्रीजिंग ही होता है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा, कॉन्सेप्ट तो बताए भी थे। e⁻x हो यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है, तो इसको हम लोग को देखना ही नहीं, ठीक है। हम लोग को जो पॉइंट देखना है स्टूडेंट इंक्रीजिंग का कहाँ से कहाँ तक, चलिए यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये +∞, ये -∞, यहाँ पे मान लेते हैं 0 होगा और यहाँ पे पॉइंट को 2 मान लेते हैं। देखते हैं, देखिए 0 से कम -1, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे -1 रखते हैं तो देखिए -1 और यहाँ पे -1 रखिए, यदि आपका प्लस बन जाएगा,
2 और +1 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे x के आप जैसे ही -1 करते हैं तो माइनस हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे डिक्रीजिंग दिख रहा है, 0 से कम जैसे हम लोग लेते हैं तो डिक्रीजिंग हो रहा है, और 0 पर फंक्शन क्या हो रहा है, आप जैसे यहाँ पे 0 करते हैं तो भी फंक्शन आप लोगों के पास क्या होता है स्टूडेंट, तो फंक्शन 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना, तो ये 0 से -∞ से 0 तो हम लोग का होगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं 0 और 2 के बीच। ठीक है तो स्टूडेंट्स आप जैसे ही 0 और 2 कहते हैं, ठीक है, तो 0 और 2 के बीच तो सबसे पहले हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं 0 और 2 के बीच 1। ठीक है, आप 1 को रख के देखिए, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप 1 रखते हैं तो भी वैल्यू मतलब पॉजिटिव मिलने वाला। अब सोच के देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, फंक्शन जो इंक्रीजिंग हो रहा है स्टूडेंट्स का, और 2 से आप आगे कुछ भी वैल्यू रख के देखिए, 3 मान लीजिए, आप 3 रखते हैं तो वैल्यू निगेटिव होगा, यहाँ पे वैल्यू आपका क्या गया, निगेटिव हो गया, तो इसको हमको देखना ही नहीं। फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर रहा है, 0 से लेकर के 2 के बीच में, तो हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर के 2 के बीच में, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग देखते हैं इसी आपका क्वेश्चन नंबर 35, और जो क्वेश्चन नंबर 35 है स्टूडेंट वो दे दिया है y = x + 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x एट द पॉइंट। तो आपको पॉइंट फाइंड करके बताना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इसमें कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया तो पॉइंट को हम लोग x1 और y1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 35 को हम इस जगह सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो आपके पास लाइन का इक्वेशन है वो क्या, y = x + 1। ठीक है, y = x + 1, और जो आपके पास कर्व का इक्वेशन है वो क्या दिया, y² = 4x। इसका आप जैसे ही यहाँ से लाइन का आप स्लोप फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा dy/dx वो 1 मिलेगा, और इसको सॉल्व कीजिए तो 2y × dy/dx = 4 हो जाएगा, और यहाँ से यदि हम लोग dy/dx देखें तो हम लोगों के पास 2/y हो जाएगा, कट गया तो 2/y होगा। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग जो है वो पॉइंट को क्या करेंगे, तो x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, dy/dx जो होगा उसको हम लोग पॉइंट को x1 और y1 यदि मान ले तो यहाँ पे आपके पास 2/y1 होगा। अब दोनों का जो dy/dx है तो इक्वेट करके यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि हम लोग यहाँ पे dy/dx बराबर इतना आया, और इस dy/dx का वैल्यू को यदि यहाँ पे रखे तो 1 = क्या हो जाएगा, 2/y1। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि y1 = 2 हो गया। इस इक्वेशन में y देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो y1 मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे y ही हो रहा है पॉइंट। ये सब सारा कंसेप्ट बताए थे, जो मेरे पास पढ़े हो ना वो सबको तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और जो नहीं भी पढ़े उनको भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और यदि हो रहे तो कोई बात नहीं, अब हमसे पूछिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग के पास y1 निकल गया, अब हम लोग x1 चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आप यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो 2 का स्क्वायर = 4x हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास जो x = 1 मिलेगा स्टूडेंट, यानी कि x मिला या फिर x1 बोलिए, बात बराबर है। तो आपके पास जो पॉइंट हो गया स्टूडेंट वो क्या हुआ, 1 हो गया और 2, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 35 का आपका ए नंबर राइट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 में रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट एक्सरसाइज का है क्वेश्चन। क्या बोला है स्टूडेंट्स कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट जो चीज दिया ना पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस बोला है कोई सर्कल का जो सो इंक्रीजिंग हो रहा है कितना, तो 0.2 सेंटीमीटर, अच्छा 0.7 सेंटीमीटर हर सेकेंड, ये क्या हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है। अब स्टूडेंट्स इसी में हम लोग को बोला है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो इसका सरकमफ्रेंस का जो रेट होगा वो जो रेट ऑफ चेंज सरकमफ्रेंस का क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ से dc/dt चाहिए। ठीक है, वाट आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि आप लोग सर्कल का जो सो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr जानते हैं। आप इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिए t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, dc/dt = 2π, और r का डिफरेंशिएशन dr/dt हो जाएगा। स्टूडेंट dr/dt का वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, तो देखिए dc/dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 एक बार चल लिख देते हैं। ठीक है, 2π और dr/dt का वैल्यू क्या है, 0.7। आप जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ से आपके पास देखिए dc/dt क्या हो जाएगा, तो 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि हर सेकेंड जो है 1.4π सेंटीमीटर बढ़ेगा। ठीक है, किस क्या बढ़ेगा, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर ये वो ए दिया है 36 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 अब देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 में आपको ये बोला है कि आप हमको मैक्सिमम वैल्यू दिखाइए किसका, sin x + cos x का। तो चलिए लिखते हैं sin x + cos x।
आप इसको जैसे ही डिफ्रेंसिएशन करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से आप इसको y बराबर मानते हैं तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x और माइनस का साइन x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमको मैक्सिमम मिनिमम कोई भी वैल्यू चाहिए, यानी कि dy बाई dx को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को पता चला cos x माइनस साइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए cos x इक्वल टू आपके पास sin x बचता है। यदि दोनों ओर हम लोग cos x से डिवाइड कर दे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x बाय cos x मिलकर के tan x, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, पाई बाय 4। चलिए यहाँ पे हम लोग पाई बाय 4 बैठाते हैं और देखते हैं हम लोग के पास जो है पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो कितना होगा। स्टूडेंट्स आप जैसे यहाँ पे पाई बाय 4 लिखते हैं तो y इक्वल टू साइन पाई बाय 4 हो जाएगा प्लस का कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। और हम सबको पता है कि साइन पाई बाय 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है स्टूडेंट 1/√2 और कॉस पाई बाय 4 का भी वैल्यू होता है 1/√2। अब इसको जोड़िए घटाइए, इसका वैल्यू √2 होगा। और ये ऑप्शन नंबर कितना है स्टूडेंट, तो √2 आपको दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कैसे हुआ जानते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिए, ऐड कीजिए, कट जाएगा, √2 बचेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इसी तरफ हम आपको क्वेश्चन नंबर 38 समझाते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, बस 2 ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 38 है ये आपको दे दिया है कि x² इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, अभी आप जैसे स्टेप बाय स्टेप हम ये सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएं, इस क्वेश्चन को भी आप उस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पे एक नया तरीका समझाते हैं, ठीक है। वो नया तरीका क्या है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप ऑप्शन देख करके भी आंसर बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये नया मैजिक हम आपको बताते हैं कि कैसे आप कोई भी क्वेश्चन का सिर्फ ऑप्शन देख करके आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपको 38 दिया है, वो 38 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले स्टूडेंट्स आपको लेना होगा स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको अपना मैजिक दिखाएंगे। तो चलिए इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग लिखते हैं, क्या दिया है, x² इक्वल टू 2y, ठीक है। चलिए x² इक्वल टू 2y, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन दिया फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो क्या दिया, 2√2 और 4, ठीक है, कोमा 4, चलिए ये दिया है, ठीक। और हम लोगों को एक पॉइंट दे दिया 0 और 5, ठीक है। हम लोग को इसका नियरेस्ट पॉइंट बताना है, तो चलिए हर पॉइंट जितना भी ऑप्शन है ना, सब हम आपको सिखाते हैं ऑप्शन से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं नियरेस्ट पॉइंट। स्टूडेंट जितना भी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है सब ऑप्शन को एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया, 2√2 और 0 दिया है। जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या दिया स्टूडेंट, 2√2 और 0। जो सी नंबर ऑप्शन दिया स्टूडेंट वो क्या दिया, तो 0 0 0 और 0। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया स्टूडेंट वो क्या दे दिया, तो 2 और 2। हम लोगों को इसका नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट फाइंड करेंगे, दूसरा पॉइंट दिया है, ठीक है। और इसी प्रकार फिर इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। लेकिन ये कब हम लोग कर सकते हैं, जब आपके पास यहाँ पे भी x का वैल्यू और ये y का वैल्यू रखने पर यदि सेम आ जाए तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको रखते हैं, यहाँ पे ये x ये y है, तो जैसे आप रखिएगा 2√2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4 हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू 4 दिया है। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 हो जाएगा और √2 का 2 हो जाएगा, तो 8 हो गया, इक्वल टू 2 4 जा 8। देखिए 8 इक्वल टू 8 आया, यानी कि ये ऑप्शन में आपका सेम आ रहा है, ठीक है। 8 इक्वल टू 8 आ गया, तो हम लोग अब यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए आपका जो पॉइंट है वो क्या है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ठीक है। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दे दिया है 2√2 और 4। और जो बी है स्टूडेंट्स इसको हम लोग मान लेते हैं 0 और 5, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √* x2 - x1 यानी कि 0 - 2√2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 5 - 4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए 0 - 2√2 मतलब कि 2√2 ही होगा, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोच के देखिए ना, d इक्वल टू 8 होगा कि नहीं, और इसका 1 मिल करके कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3, ठीक है। तो इसका हम लोग का डिस्टेंस 3 आया। चलिए इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट को आप जैसे यहाँ पे रखिएगा तो ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2√2 8 और इधर 0 हो जाएगा। क्या 8 कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसको रखेंगे तो दोनों और क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 होगा, ठीक है। तो यानी कि ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ से इसको इस वैल्यू को लेकर के बना के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका 0 और 0 है इसको ए पॉइंट मान लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं 0 और 5 को, ठीक है। और फिर यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा,
तो रूट अंडर x2 माइनस x1 तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 तो 25 हो जाएगा, मिल करके 5। स्टूडेंट देखिए इसका डिस्टेंस जो है 5 है, यहाँ पे 3 आया है, ठीक है। अभी तक में तो ये कम है, अब इसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए अब जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को रखते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो ये पॉइंट को हम लोग ए मानिए, ठीक है, यहाँ पे 2 2 हो गया ए पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग बी मानिए, और जो बी पॉइंट है उसको हम लोग 0,5 कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 तो 4 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा बताइए ना, y2 माइनस y1 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, जो कि मिलेगा यहाँ से आपको रूट 13। और आपको पता होना चाहिए कि रूट 13 का वैल्यू जो है वो आपका 3 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट को लेते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिला, 5 मिला, इस पॉइंट को ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा मिल रहा है, तो सबसे कम किस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, ठीक है। इस तरह करके आप ऑप्शन से भी चेक करके बना सकते हैं। और यदि आपको इस तरह मेथड चाहिए तो आप फिर हमको कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे इसको कैसे और तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी में क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, 39 में आपको क्या बोला कि अब नॉर्मल का हमको इक्वेशन बताइए क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका यदि हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन देखें तो कैसे फाइंड कर पाएंगे उस चीज़ को देखिए। सबसे पहले आपको ये दे दिया कि 2x प्लस वाई का क्या दिया है, क्यूब दिया है क्या, नहीं 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है, 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 दे दिया स्टूडेंट। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस का 2x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस एक्स होगा। हमको पॉइंट भी दे के रखा है, क्या पॉइंट दे दिया, तो 1 1 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो चलिए dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 1, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसका जो dy बाई डी एक्स हुआ वो क्या हो गया, -1 हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है स्टूडेंट वो ये होता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू डी, अच्छा -1 बाय dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पर। तो वो पॉइंट आपका क्या था स्टूडेंट, 1 और 1 था, और उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू -1 हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू 1 है, x माइनस x1 का भी वैल्यू 1 है, इक्वल टू -1 है, और ये पूरा का वैल्यू -1 आया है, दोनों कटा। तो यहाँ से आपके पास देखिए y माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो देखिए आप इसको उधर भेज दीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है शायद, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। क्या कोई दिक्कत है? चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम लोग ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला कि इसका सबसे न्यूनतम वैल्यू बताइए। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मॉड एक्स प्लस 2 और -1 बोला, इसका सबसे न्यूनतम वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सारा ऑप्शन को लिख लेते हैं। सबसे पहले ए में 0 दिया है, जो बी में दिया है स्टूडेंट वो क्या दिया, तो 1 दिया है, और जो सी नंबर ऑप्शन दिया वो आपको -1 दिया है, और जो डी नंबर ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स वो आपको क्या दे दिया है, तो 2 दे दिया है। और बोला कि अब इसका हमको न्यूनतम वैल्यू बताइए, ठीक है, मतलब सबसे अब हमको इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। तो चलिए ऑप्शन में यहाँ पे रखिए, सबसे पहले आप जैसे ही 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 + 2 -1, इसका मतलब 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। 1 को रख के देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, आप जैसे अच्छा मिनिमम बोला, हाँ मिनिमम ही बोला। चलिए अब 1 को जैसे ही रखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 -1, इसका मतलब 2 + 1 3 और -1 मिल करके 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप सी नंबर ऑप्शन को -1 जैसे यहाँ पे रखते हैं तो -1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, -1 + 2 और -1, इसका मतलब यहाँ पे 1 हुआ और 1, इसमें इसको माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप 2 को रख के देखिए, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 + 2 मिल करके आपके पास 4 - 1 होकर के क्या हो जाएगा, 3। आप देखिए स्टूडेंट इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ये वाला, और ये कब आया, जब x का वैल्यू हम लोग क्या लिए, -1, और जब x का वैल्यू हम लोग -1 लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स इतना इजी था सॉल्यूशन इसका। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट डे सेट 2 का भी सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी जगह शेयर कीजिएगा, ठीक, ताकि सभी बच्चों को फायदा हो इससे। और साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसी प्रकार और भी लेक्चर देखने के लिए, मतलब कि सेट का तो सारा यहाँ पे सॉल्व करेंगे ही, उसके बाद
हम अपने से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होता है, मतलब एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का 100 से 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। फिर आपको डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का भी 100 प्लस। आपका टर्म 1 में जो जो सिलेबस दिया ना, सभी सिलेबस से 100 प्लस 200 प्लस जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक क्वेश्चन करा देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि जो ये आपका मिला है सेट, इसी से क्वेश्चन मैच करेगा। बाबू इससे मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको टाइप दिखाए कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे एग्जाम से पहले, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना है, सभी जगह शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।